हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज वर्ग 7 के लिए हम शुरू करेंगे क्लास 7 के लिए पहला पाठ से, पाठ 1 से। पाठ 1 में है पूर्णांक की समझ। बच्चे, आप लोग पिछली कक्षाओं में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त किए होंगे। क्लास 6 में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, और अभी आपको मिला है पूर्णांक संख्या के विषय में, इंटीजर नंबर। इसके विषय में आप लोगों को जानना है और इसी पर आधारित बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे इस पूरे किताब में। जब तक कि आपको सही ढंग से ये पता नहीं रहेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या को समझना कठिन होगा। इसलिए सबसे पहले जो पिछली कक्षाओं की बात है, सबसे पहले हम लोग उसी को रिपीट करेंगे एक बार कि ये प्राकृत संख्या क्या है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात आती है पूर्णांक संख्या, पहले नहीं, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन्हीं सबों से ये इसका समूह बना है पूर्णांक संख्या के लिए। तो प्राकृत संख्या सबसे पहले जान लीजिए, ये प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या जो है जिससे हम लोग किसी भी वस्तु की गणना कर सके, जिससे किसी वस्तु की गिनती कर सके, वो क्या है? प्राकृत संख्या है। सीधी लाइन में भी बोल सकते हैं, जिस संख्या से हम लोग वस्तुओं की गिनती कर सके, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट बहुत अनंत तक जा सकता है ये संख्या। अब बात आती है यहाँ पर पूर्ण संख्या के लिए होल नंबर। बच्चे इसके लिए क्या बोलेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने के बाद जो समूह बनता हो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अब देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अब इसके समूह में सिर्फ 0 को सम्मिलित कर दिए तो ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब यहाँ पर बात आती है, देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप है। नंबर 1 में क्या है? प्राकृत संख्याओं के समूह है, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर दिए तो यहाँ पर पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्णांक संख्या के लिए भी देखेंगे, पूर्णांक संख्या। अब क्या करना है बच्चों कि पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों से दर्शाते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। तो देख लीजिए, इसमें क्या होता है, ना छोटी संख्या का पता है और ना ही बड़ी संख्या का पता है। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक। तो इसी संख्या के विषय में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग शुरू करेंगे अभी। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या जो हो गया, गिनती की संख्या हो गई, और प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर दिए तो ये बन गया पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ दर्शाएं तो इससे जो समूह बना वो आपका क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। इसे मिटा देते हैं। पूर्णांक संख्या सीखने के लिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जानना जरूरी था। इसकी परिभाषा भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा किताब से ही कुछ ऐसी बातें दिया है पॉइंट्स को, जो कि हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यदि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर तो पहाड़ की ऊंचाई को
धनात्मक 560 मीटर तथा कुएं की ऊंचाई गहराई को -65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऊंचाई को धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो गहराई को ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह कहा जा रहा है पहला स्टेप में, किताब का पेज नंबर 1 पेज संख्या 1 खोल लीजिएगा और उसमें सबसे पहले पुनरावलोकन में देखिएगा। पिछली कक्षा में हमने सीखा पहला पार्ट में जो पहला स्टेप जो दिया हुआ है, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ऊपर जो भी पहाड़ बना हुआ है, मतलब कि ऊंचाई को हम लोग अगर ऊंचाई को दर्शाएंगे तो वो आपका धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करना होगा। अगर ये पृथ्वी है आपका अर्थ, ये अर्थ है, तो इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ जो भी हम ऊंचाई को दर्शाएंगे वो धनात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे, और पृथ्वी के नीचे की तरफ जो भी दर्शाएंगे वो आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये परीक्षा में देता है, टिक करने वाला में जो आपका 2 नंबर का सवाल देता है उसमें ये ऑप्शन रहता है कि अगर परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई को दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन में ऋणात्मक चिन्ह से, दूसरा में धनात्मक चिन्ह से, तीसरा ऑप्शन में क्या दे देगा, ए और बी दोनों। तो आप उसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, बड़ा बड़ा है। दूसरी बात है, लाभ को धन पूर्णांक से तथा हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट करते हैं। लाभ को दिखाने के लिए अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो अगर उसको उस व्यापार में लाभ होता है तो लाभ होने वाली राशि को वो प्लस के साथ दर्शाएगा, और जो उस व्यापार में उसे हानि होगी तो उसको माइनस में दर्शाएगा। तीसरी बात है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, 0 से ऊपर के ताप को धनात्मक तथा 0 से नीचे के ताप को ऋणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चे आप लोग ठंड के समय में सुने होंगे -3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है जम्मू कश्मीर का, जहाँ भी ठंडा इलाका है वहां पर का तापमान माइनस में हो गया। मतलब कि अगर ज्यादा माइनस में होगी, 0 से भी कम हो गया, माइनस में जो भी संख्या होगी वो 0 से छोटी हो जाती है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इसको विस्तार पूर्वक से, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तापमान की बात किया जा रहा है, तो तापमान की बात यहाँ पर कर रहा है, तो 0 से ऊपर के तापमान को धनात्मक चिन्ह से और 0 से नीचे के तापमान को ऋणात्मक चिन्ह में व्यक्त करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न, यहाँ पर एक सारणी बनाया हुआ है, यहाँ विभिन्न राशियों की सूची दी गई है जिन्हें धन पूर्णांकों से दर्शाते हैं। तो इनके विपरीत कौन सी राशियां होगी जिन्हें ऋण पूर्णांकों में व्यक्त कर सकते हैं? क्रम संख्या है पहला ये। चलिए मैं इसको डायग्राम बनाता हूं, आप लोग को समझने में सुविधा होगी। आइए, क्रम संख्या है और धन पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियां और यहाँ पर ऋण पूर्णांकों में व्याप्त होने वाली राशियां। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, पहला नंबर में दिया हुआ है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई को ऋण पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली संख्या। दूसरा नंबर दिया हुआ है आबादी में वृद्धि
तीसरा नंबर में दिया हुआ है औसत से अधिक वर्षा, औसत से अधिक वर्षा, वर्षा, औसत से अधिक वर्षा। और यहां पर दिया हुआ है चौथा नंबर पर 0 से ऊपर का तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप। पांचवा नंबर में है किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी। छठा नंबर में है लाभ। सातवां नंबर में है मूल्य वृद्धि। आठवां नंबर है जमा धन। 9 नंबर है औसत से अधिक उपज, औसत से अधिक उपज। 9 तक दिया हुआ है इसमें। और आपको क्या करना है, विपरीत कौन सी राशियां होगी जिन्हें ऋण पूर्णांकों में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, जो पृथ्वी पर जो समुद्र है उससे पृथ्वी पर जो समुद्र है उससे ऊपर की ऊंचाई को हम लोग धनात्मक चिन्ह से दर्शा रहे हैं। तो समुद्र तल से गहराई को हम लोग ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। तो इसका विपरीत क्या होगा, समुद्र तल से क्या होगा, इसका विपरीत समुद्र तल से गहराई, गहराई। ठीक है। आबादी में वृद्धि, आबादी में वृद्धि हो रहा है, मतलब इसको धनात्मक चिन्ह से दर्शा रहे हैं। इसका विपरीत क्या होगा, आबादी में कमी, आबादी में कमी। अब यहां पर है तीसरा नंबर, औसत से अधिक वर्षा। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, औसत से कम वर्षा, ये ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। अब चौथा नंबर में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप, यानी कि लिख देंगे क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप, नीचे का ताप। बात समझ में आ रहा बच्चों, समझ में आएगा। ऐसे आपको परीक्षा में भी आएगा लिखने के लिए। इसके विपरीत या तो ये लिख देगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये लिखता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। पांचवा नंबर में है किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी। इसमें क्या लिखेंगे, इसका विपरीत किसी स्थान से बाईं, किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी। बाईं ओर की दूरी को हम लोग ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। छठा में क्या है, लाभ है, तो यहां पर छठा में क्या हो जाएगा बच्चों, हानि हो जाएगा, हानि कर देंगे, हानि को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। मूल्य वृद्धि, यहां पर क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास या मूल्य कमी। यहां पर सातवां नंबर में मूल्य कमी। आठवां नंबर जमा धन, अब इसमें लिख देंगे हम लोग निकासी धन। हम लोग जो पैसा निकालेंगे, जो जमा किए हैं, उसमें से क्या होगा, घटता जाएगा ना, तो ये आपका ऋणात्मक निकासी धन हो गया। 9 नंबर में है औसत से अधिक उपज। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका विपरीत औसत से कम उपज, कम उपज। अब देख लीजिए नंबर मिला लेते हैं। 1 नंबर 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, 8 और 9। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीका से इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगर आपको और भी इस प्रकार का अगर मिलता है कि हम लोग किस संख्या को या किस
राशियां को हम लोग धन पूर्णांकों से व्यक्त करेंगे और किस राशियां को हम लोग ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। तो इसको बढ़िया से लिख लेना है कॉपी में। चलिए आइए बच्चे, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे इसको अच्छा ढंग से, उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करेंगे, हम लोग समझ लेंगे। इसके प्रश्नों को भी आसानी से आप हल कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चे लोग। आप लोग घर में जो आपको मोबाइल मिलेगा तो आप लोग इसका यूज कीजिएगा, मिसयूज नहीं करना है किसी को भी। चलिए सभी लोग अपना गणित के लिए एक नोट कॉपी बनाते रहना, स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आइए, तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा पर इसको दर्शा रहे हैं। इसका तीर दोनों के तरफ से, इसको किरण को हम लोग रहने देंगे क्योंकि ये संख्या का अंत नहीं है। ये 0 हो गया। ये देखिए बच्चे, दाईं ओर और बाईं ओर मैंने क्या बोला था, एक आपका था मिला था ना, किस नंबर पर था, 5वां नंबर पर। किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी को हम लोग धनात्मक चिन्ह से और बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह से। तो यहाँ से दाहिने की तरफ से जो भी संख्या जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो बहुत दूर तक जा सकता है, इसलिए हम दोनों की तरफ किरण को छोड़ना है। -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो इधर वाली जो भी संख्या हो गई वो धन पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हुआ। और बाईं वाली जो भी संख्या आएगी इधर तो आपका ये ऋण पूर्णांक हो गया। बात समझ में आया बच्चों? ऋण पूर्णांक। तो हम लोग जो भी इधर संख्या लिखते हैं वो आपका ऋण पूर्णांक हुआ। दाहिने की तरफ लिखेंगे, ये आपका दायां पक्ष हो गया और ये बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो इधर बाएं तरफ हो गया। अब आते हैं कुछ इसमें स्पेशल है, पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 0 को 0 न तो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, न ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। अब देखिए बच्चे, ये 0 यहाँ पर स्थित है, तो 0 को ना हम लोग ऋण पूर्णांक बोल सकते हैं और ना 0 को धन पूर्णांक बोल सकते हैं। याद रखना है, 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य के बाद की संख्याएं, शून्य के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो शून्य के बाद वाली संख्या है, मतलब क्या, शून्य के बाद का मतलब क्या कि शून्य के दाएं वाली संख्या जो भी होगी वो बढ़ते क्रम में है। 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4, यही संख्या बढ़ रही है ना। तो 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया। तो शून्य के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में है। और तीसरा नंबर पर क्या है, शून्य के पूर्व की संख्याएं, पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। शून्य के पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये शून्य के पहले वाली संख्या है, ये घटते क्रम में है, -1 है, -1 से बड़ा ये है।
-1 के बाद -2 है, तो ये -2 से बड़ा कौन हुआ? -1 हुआ। मतलब कि इससे शून्य के पहले वाली जो भी संख्याएं रहेगी आप इधर भी लिख दीजिएगा, तो किस क्रम में रहती है? घटते क्रम में रहती है, और शून्य के बाद वाली संख्या बढ़ते क्रम में रहती है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को मिलता होगा कि -9 बड़ा है या -8, तो पहले आपका ये संख्या रेखा पर ये शून्य के पहले वाली संख्या -8 होगी और उसके बाद -9 होगी। मतलब क्या? ये संख्या बड़ा हो गया। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। चौथा नंबर पर है संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या, बाएं से दाएं की संख्या, बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। अब यहां से संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या क्या? अब इधर से आप देख लीजिए, सब संख्या बड़ी है। -5 से बड़ा -4 हुआ, -4 से बड़ा -3 हुआ, -3 से बड़ा -1 हुआ, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है। मतलब कि इस प्रकार से ये बाएं से दाएं की ओर जो भी संख्याएं जाएगी संख्या रेखा पर, वो बड़ी संख्या होगी। ध्यान रखिएगा। फिर इसका देख लीजिएगा आप लोग। 5वां नंबर पर एक पॉइंट मिलेगा आपको कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है, छोटी होती है। दूसरी बात 6 नंबर पर है, शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा और प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। याद रखिएगा, शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा और प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य क्या है? ये ऋण पूर्णांकों से बड़ा है, क्योंकि ये क्या है? दाएं वाली संख्या है। ये दाएं वाली संख्या हो गई। इधर से दाएं वाली जो भी संख्या है वो सबके सब बड़ी होगी। तो शून्य भी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, तो ये बड़ी है। ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, अधन पूर्णांकों से छोटा होता है। कोई भी प्रत्येक एक से भी क्या है? ये छोटा है क्योंकि एक क्या है? प्लस में है, धनात्मक में है, इसलिए ये बड़ा है। अगर यही एक -1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है, तो इसको अगर कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पर आपको दिखता नहीं होगा, कैमरा के अंडर एरिया में नहीं है, यहाँ पर देखिएगा। अगर मान लीजिए कि 0 है और 1 है, अभी तक तो ये बड़ा है क्योंकि ये धन पूर्णांक है, लेकिन अगर इसमें ये माइनस का साइन लग गया तब ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चे, अब इसको हम लोग इतना रहने देंगे। अब एक परिभाषा है, थोड़ा सा युग्यात्मक प्रतिलोम या युज्य प्रतिलोम क्या है, थोड़ा सा उसको भी हम लिख देते हैं। इसमें आपका 6 नंबर तक नोट्स को में लिख लीजिएगा, इतना से आपका सब काम ठीक रहेगा। नहीं है नीचे जो दिया हुआ है
कि आपका किस नंबर पर, 7वां नंबर पर, वो समझ में आएगा 1.1 जब सवाल हम लोग बनाएंगे तब। 8वां नंबर थोड़ा देख लेंगे योज्य प्रतिलोम के लिए। आइए यहाँ पर देख लीजिएगा 8वां नंबर में योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। देखिए किसी पूर्णांक के विपरीत, किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, ये योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम के लिए मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में आप क्या जोड़ेंगे कि शून्य प्राप्त हो। इसके लिए एक और परिभाषा क्या है कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद अगर उसका योगफल शून्य प्राप्त होता है तो वे संख्याएं एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 5 है, 5 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि शून्य प्राप्त होगा। सोचिए आप 5 में क्या जोड़ेंगे, तो 5 का विपरीत चिन्ह वाली संख्या कौन सी हो गई, -5 हो गया। यानी कि 5 में -5 जोड़ेंगे तो जाकर के क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो शून्य प्राप्त होता है तो वो संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हुआ। जैसे में एक उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे कि ये 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम लिखे। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा या योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो लिख देंगे क्या कि 5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -5। इसके लिए क्या विपरीत चिन्ह वाला अगर आप व्याख्या में देना चाहते हैं तो 5 + -5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 + -5 बराबर 0। शून्य प्राप्त करना है, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया बच्चों। अब देखिए -8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब विपरीत चिन्ह वाली संख्या देख लो, -8/9 की विपरीत चिन्ह वाली संख्या कौन सी हो गई, तो धनात्मक में यानी कि प्लस में 8/9, तो क्या हो गया, उसका योज्य प्रतिलोम हो गया। बात समझ में आया बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और आगे की तरफ बढ़ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें तो कुछ उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग इसको बनाइएगा, हल कीजिएगा। 8 + 4 = 12 कथन दिया है, पेज नंबर 5 में है, 4 में है, ठीक है। हम आते हैं अब प्रश्नावली में। इसको बस इतना अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये सब नियम था, और उसके बाद आप लोग प्रश्नावली शुरू कीजिएगा। बच्चे प्रश्नावली हम अगले वीडियो में बना करके आप लोगों के पास सेंड करेंगे। तब तक के लिए इतना छोड़ रहने देते हैं। थैंक यू बच्चों।